गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं सौरभ पटेल ब्लू मून क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्लास 12 फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हर साल बोर्ड में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बेटा हम लोग 35 लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और अगर आपने इन 35 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया बेटा तो कोई भी क्वेश्चन इन 35 क्वेश्चनों के बाहर से आपसे नहीं पूछा जाएगा। लघु उत्तरीय क्वेश्चनों का जो सेटअप होता है आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा, तो 2-2 नंबर के आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो टोटल होते हैं बेटा 8 नंबर के। टोटल कितने नंबर के होते हैं बेटा? 8 नंबर के। और 3-3 नंबर के बेटा आपसे टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि होते हैं आपके पास 30 नंबर के। यानी कि लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन आपके सिलेबस में, आपके बोर्ड पेपर में 38 नंबर के आते हैं बेटा। कितने नंबर के आते हैं बेटा? 38 नंबर के। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इन 35 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपके बिल्कुल 38 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपको इन नंबरों के लिए कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल इन्हीं 35 क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। अब वो कौन कौन से क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं हम लोग बेटा। यहाँ से यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें तो उनमें से ये जो क्वेश्चन है बेटा वो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड पेपर में जरूर से जरूर आते हैं। ये जो 35 क्वेश्चन मैंने आपको बनाए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के पेपरों को बेटा 2019 से लेके 2026 तक के सभी क्वेश्चन पेपरों को मैंने देख करके जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, बार बार रिपीट हो रहे थे, उन क्वेश्चनों को मैंने इसमें डाला है। इसके बाहर से कोई भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल इन 35 क्वेश्चनों को ही आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताऊंगा इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन मल्टीपल बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई 4-4 बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो इन क्वेश्चनों की हमको बात करनी है। अब अगर हम लोग बात करें कि उनमें से कौन-कौन से क्वेश्चन हैं, तो उनमें से बेटा पहला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है बेटा कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम लिखिए। जो कूलाम होते हैं उनका बेटा कूलाम का जो वैद्युत बल संबंधित नियम है उसको आपको नियम को लिखना है। तो अगर हम इस नियम की बात करें कि नियम क्या है कूलाम का, तो कूलाम ने क्या कहा था कि 2 बिंदु आवेश होने चाहिए बेटा। 2 क्या होने चाहिए? बिंदु आवेश। एक मान लीजिए बिंदु आवेश है Q1 और एक बिंदु आवेश है Q2 और इनको अगर हमने बेटा R दूरी पर रख दिया, कितनी दूरी पर रख दिया बेटा? R। तो इनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वो आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल, वो आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये होता है बेटा कूलाम का नियम। ये किसका नियम होता है बेटा? कूलाम का नियम। कि 2 बिंदु आवेशों को अगर हमने R दूरी पर रख दिया तो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किसके बराबर होता है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको तैयार करना है वो आपके पास है वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसका आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, हर साल बोर्ड में पूछा जाता है वैद्युत फ्लक्स के विषय में। किसके विषय में पूछा जाता है बेटा? वैद्युत फ्लक्स के विषय में। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपको लिख देना है और इसके लिए आवश्यक जो भी सूत्र है उस सूत्र को लिख देना है। तो इसका सूत्र क्या होता है बेटा? E.A इक्वल टू EA cos थीटा। ये आपका वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपको तैयार करना है वो है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन वो है सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है। अब आपको ये प्रूविंग है बेटा, अगेन ये एक डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट। इसमें पूछा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि आपको ये सिद्ध करना है कि किसी बिंदु आवेश की निरक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत विभव होता है वो शून्य होता है। क्या होता है बेटा? शून्य होता है। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, कि जो विभव प्रवणता होती है उससे आप क्या समझते हैं। तो विभव प्रवणता किसके बराबर होता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो विभव प्रवणता की परिभाषा लिख देना है। इसका सूत्र होता है बेटा E इक्वल टू -dV/ds। ठीक है, और ये हमेशा इसकी जो दिशा होती है वो कहाँ होती है बेटा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। इसकी जो दिशा होती है वो हमेशा कहाँ होती है बेटा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। ठीक है, हाइयर बिंदु से लोअर बिंदु की तरफ चलेगा। अगर हमने मान लिया कि V1 हाइयर बिंदु है, V2 लोअर बिंदु है, तो विभव प्रवणता की डायरेक्शन B1 से B2 की तरफ होगी। B1 से कहाँ होगी बेटा? B2 की तरफ। उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होती है। ठीक है, यहाँ तक बेटा। अब देखिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है किसी वैद्युत विभव के अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र की स्थापना करना है। कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इसके अक्षीय स्थिति पर, जिसको हम अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं बेटा, इस स्थिति पर किसी बिंदु पर आपको ये बताना है कि वैद्युत विभव का सूत्र कैसे निकाला जाता है, इसकी प्रूविंग करना है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है बेटा कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। जो धारा घनत्व होती है उससे आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक m के ऐसे पद्धति में क्या होता है तथा इसका बीमा सूत्र लिखना है। अब आपसे वो कह रहा है कि आप हमको ये बताइए कि धारा घनत्व क्या होता है। सबसे पहले तो आप हमको ये बता दीजिए बेटा कि धारा घनत्व आपका क्या होता है। इसके बाद धारा घनत्व का MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है ये आप बता दीजिए हमको, कि जो आपका धारा घनत्व होता है उसका MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है। किस पद्धति में बेटा, MKS पद्धति में उसका मात्रक क्या होता है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपसे वो कह रहा है कि इसकी बीमा भी बताइए। जो धारा घनत्व है उसकी आप क्या बताइए बेटा, बीमा भी हमको बता दीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, इसकी आपको परिभाषा लिखना है। इन सारे क्वेश्चनों का अगर आपको बेटा पीडीएफ चाहिए आंसरों का, इन सारे क्वेश्चनों के आंसर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर बेटा 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेटा। इस नंबर पे आप मुझको मैसेज करके इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन ले सकते हैं। इन सारे क्वेश्चनों का आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना पड़ेगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ मिलेगी बेटा, तो आपको मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना है, यहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा तथा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेग, जिसको अनुगमन वेग कहते हैं, उसमें संबंध स्थापित करना है। कि कोई चालक है उसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा होती है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अफवाह या अनुगमन वेग होता है उन दोनों बीच में क्या संबंध है ये आपको बताना है। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है वो है आपके पास विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखना है। अब वो कह रहा है कि आपको बेटा विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है उसकी परिभाषा लिखना है। तो अगर मैं आपसे बात करूं विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, रो से। सूत्र होता है बेटा इसका RA/L। क्या होता है बेटा, RA/L। सूत्र क्या होता है बेटा, RA/L। जहां पर R का मतलब होता है बेटा प्रतिरोध। R किसको बताता है, R आपका बताता है बेटा प्रतिरोध को। R किसको बताता है बेटा, प्रतिरोध को। A बताता है क्षेत्रफल को, और जो L है वो बताता है बेटा, स्मॉल l होता है ये, जो L है वो बताता है लंबाई को। किसको बताता है बेटा, लंबाई को। तो हम बोलते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, किसी एकांक क्षेत्रफल के एकांक लंबाई पर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल कितना हो 1 मीटर स्क्वायर का, तथा उसकी लंबाई 1 मीटर हो, ऐसे किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। एक ऐसा चालक जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तथा लंबाई उसकी 1 मीटर हो, तो ऐसे चालक का जो प्रतिरोध होता है उसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगला आपसे कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखना है। कि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसकी परिभाषा क्या होती है तथा उसका मात्रक क्या होता है। अगर मैं चुंबकीय आघूर्ण के मात्रक की बात करूं तो मात्रक तो इसका होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। मात्रक इसका क्या होता है बेटा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। इसका सूत्र होता है चुंबकीय आघूर्ण का स्मॉल m इंटू 2l, स्मॉल l इंटू 2l। यहाँ पर कैपिटल M होता है चुंबकीय आघूर्ण। कैपिटल M को क्या बोलते हैं बेटा, चुंबकीय आघूर्ण। स्मॉल m को बोलते हैं ध्रुव के किसी एक, जो आपका द्विध्रुव होगा उसके किसी एक ध्रुव की चुंबकीय शक्ति, और 2l क्या होता है बेटा, द्विध्रुव की लंबाई। ठीक है, यहाँ तक इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है उसको समझाना है। इस नियम का अनुप्रयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन कीजिए। तो आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि बेटा बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है। किसका बेटा नियम, बायो-सेवर्ट के नियम के विषय में लिखना है। फिर वो कह रहा है इस नियम का उपयोग करके, किस नियम का बेटा, बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली को मानना है। उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखना है। उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या लिखना है बेटा, व्यंजक लिखना है। तो देखिए ये हो गई एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली जिसमें हम लोग बेटा विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। अब इसके केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखना है। तो केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इसके बराबर होती है, उसकी बात करता हूँ, ध्यान से देखिए। वो हमेशा बराबर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से दिखाते हैं। B बराबर होता है बेटा म्यू नॉट अपॉन 2r इंटू आई। म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, ये होता है बेटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का
व्यंजक कहां पर बेटा? किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर। ठीक है, इस सूत्र का आपको निगमन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है चुंबकत्व के परमाणुवी मॉडल की व्याख्या करना है। जो चुंबकत्व होता है इसका परमाणुवी मॉडल क्या होता है, इसकी आपको व्याख्या करना है। इसकी आपको क्या करना है बेटा? व्याख्या करना है कि चुंबकत्व का परमाणुवी मॉडल क्या होता है। तो देखिए, चुंबकत्व की अगर मैं परमाणुवी मॉडल की बात करूं आपसे, तो चुंबकत्व में पहली बात ये बताया गया है कि प्रत्येक परमाणु एक सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है। चुंबकत्व का परमाणुविक मॉडल की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं आपसे बात करता हूं बेटा चुंबकत्व का परमाणुविक मॉडल, परमाणुविक मॉडल, ध्यान सुनिए बेटा, चुंबकत्व का परमाणुविक मॉडल। तो चुंबकत्व के परमाणुविक मॉडल में सबसे पहली बात ये बताई गई थी कि जो प्रत्येक परमाणु होता है, प्रत्येक क्या होता है बेटा? परमाणु, हर एक परमाणु जो है सूक्ष्म चुंबक की तरह भांति, सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है। हर एक परमाणु किसकी तरह व्यवहार करता है बेटा? सूक्ष्म चुंबक की तरह, सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। पहली बात ये बताई गई थी। दूसरी बताई गई थी बेटा कि इन सूक्ष्म चुंबकों की असंयोजकता दिशा होने पर पदार्थ चुंबकीय नहीं होता है। यानी कि जो इनकी दिशा होती है वो अगर असंयोजित है, मतलब हर एक दिशा में ये घूम रहे हैं, तो उसकी जो है चुंबकीय नहीं होगा, पदार्थ जो है हमारा वो चुंबकीय नहीं होगा। और अगर ये एक ही दिशा में आपके जितने भी आपके चुंबकीय हैं या जितने भी चुंबक हैं वो एक ही दिशा में कंपन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पदार्थ हमारा चुंबकीय होगा। ठीक है, यहां तक हमको ये सब बताया गया था इस मॉडल में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा कि अगला क्वेश्चन कौन सा है जो आपको तैयार करना चाहिए, तो वो है आपके पास चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है। अब आपसे वो पूछ रहा है चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है, यानी कि इन दोनों के बीच में आपको परिभाषा लिख देनी कि चुंबकशीलता क्या होती है और चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। इन दोनों क्या लिख देना बेटा? परिभाषा लिख देना है। तथा साथ ही साथ आपसे कह रहा है वो सापेक्ष चुंबकशीलता जिसको म्यूआर से दिखाते हैं तथा चुंबकीय प्रवृत्ति जिसे जाई एम से दिखाते हैं में संबंध स्थापित करना है। तो संबंध होता है बेटा सापेक्ष की चुंबकशीलता बराबर होती है 1 प्लस चुंबकीय प्रवृत्ति के। किसके बराबर होती है बेटा? चुंबकीय प्रवृत्ति के। इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है बेटा फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम को लिखिए कि जो फैराडे है उनका जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम क्या था उसके विषय में आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है बेटा भंवर धाराओं के क्या अनुप्रयोग लिखिए। भंवर धाराओं के अनुप्रयोग लिखना है आपको कि भंवर धाराएं क्या होती हैं, उनके अनुप्रयोग आपको बताना है। ठीक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र ज्ञात कीजिए कि जो धारावाही परिनालिका होती है उसके स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र क्या होता है, इसको आपको डिराइव करना है, इसका डेरिवेशन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा ये। तो वो क्या होता है बेटा? स्वप्रेरण गुणांक को कैपिटल एल से दिखाते हैं तो वो होता है म्यू इंटू एन स्क्वायर इंटू ए बाई एल। ठीक है, ये आपका होता है सूत्र किसका बेटा? स्वप्रेरण गुणांक का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान में संबंध स्थापित करना है कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसका जो शिखर मान होता है तथा उसका जो वर्ग माध्य मूल मान होता है उनमें क्या संबंध होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान बराबर होता है बेटा आई नॉट बाई रूट टू के। किसके बराबर होता है? आई नॉट बाई रूट टू के। आई नॉट क्या है बेटा? शिखर मान होता है। प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान होता है बेटा? शिखर मान होता है, शिखर मान। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है आपके पास बेटा वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं कि जो वैद्युत अनुनाद होता है वो किसको हम कहते हैं ये बताना है। श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी प्रवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। अनुनादी आवृत्ति के लिए क्या करना है बेटा? आपको व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है यहाँ तक। तो अब आपसे वो कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा आपसे कि जो वैद्युत अनुनाद है, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख दीजिए कि वैद्युत अनुनाद क्या होता है। इसकी क्या लिख दीजिए बेटा? परिभाषा लिख दीजिए। और साथ ही साथ आप श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाइए। क्या बनाइए बेटा? श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाइए जिसकी सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। अनुनादी आवृत्ति के लिए क्या प्राप्त करना है बेटा? व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पर याद रखना बेटा कि जो श्रेणी अनुनादी परिपथ होता है उसकी सहायता से अगर आप अनुनादी आवृत्ति निकाल रहे हैं तो अनुनादी आवृत्ति को एफ आर से दिखाते हैं। वो बराबर होती है बेटा आपके पास 1/√2 पाई
1/2 पाई रूट के अंदर एलसी, रूट के अंदर कितना बेटा एलसी, ये आपका सूत्र होता है। इस सूत्र का आपको निगमन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम को आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। कि जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग होता है उसके स्पेक्ट्रम की जो आवृत्ति होती है उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, तथा इस स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगिता की अत्यंत सापेक्ष संक्षेप में व्याख्या करना है। सबसे पहले जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम की आवृत्ति होती है उसे बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए। फिर आपको ये बताना है कि वो स्पेक्ट्रम जो है विभिन्न क्षेत्रों के जो अलग अलग स्पेक्ट्रम है उनका क्या क्या उपयोग है इसके विषय में बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपको लिखूं चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम की आवृत्ति का बढ़ता क्रम, ठीक है, तो अगर मैं आपसे लिखूं बेटा आवृत्ति का बढ़ता क्रम, आवृत्ति का बढ़ता क्रम, किसका क्रम बेटा आवृत्ति का बढ़ता क्रम। तो याद रखना बेटा आवृत्ति के बढ़ते क्रम में सबसे कम आवृत्ति होती है बेटा रेडियो तरंगों की। किसकी होती है बेटा, सबसे कम जो आवृत्ति होती है वो होती है बेटा रेडियो तरंगों की, रेडियो तरंगों की। उससे ज्यादा आवृत्ति होती है बेटा माइक्रोवेव की। किसकी होती है बेटा माइक्रोवेव की। उससे ज्यादा आपके पास जो आवृत्ति होती है वो होती है इंफ्रारेड की। किसकी होती है बेटा इंफ्रारेड तरंगों की। उससे ज्यादा जो आवृत्ति होती है वो होती है बेटा दृश्य प्रकाश की, दृश्य प्रकाश। इससे ज्यादा जो आवृत्ति होती है बेटा वो होती है पराबैंगनी की। किसकी होती है बेटा पराबैंगनी की। इससे ज्यादा आवृत्ति होती है एक्सरे की, और सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है बेटा गामा किरण की। किसकी होती है बेटा गामा किरण की। तो ये आपके बेटा आवृत्ति का बढ़ता क्रम होता है स्पेक्ट्रम का। ठीक है, सबसे कम आवृत्ति होती है रेडियो तरंगों की, सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है गामा तरंगों की। ठीक है, तो इसका क्रम क्या होता है आवृत्ति का बढ़ता क्रम, सबसे कम रेडियो तरंग, उससे ज्यादा माइक्रो तरंग, उससे ज्यादा इंफ्रारेड, उससे ज्यादा प्रकाश दृश्य प्रकाश, उससे ज्यादा पराबैंगनी, उससे ज्यादा एक्सरे और सबसे ज्यादा गामा रे। ठीक है, अगर इनके हम लोग उपयोगों की बात करें, किसकी बात करते हैं बेटा उपयोगों की, तो ध्यान देखिए जो आपकी रेडियो तरंगे होती हैं इनका उपयोग बेटा रेडियो में, टीवी प्रसारण में, संचार की चीजों में किया जाता है। माइक्रोवेव की अगर मैं बात करता हूं तो इनका प्रयोग बेटा हम लोग करते हैं मोबाइल में, वाईफाई में आदि में करते हैं। इंफ्रारेड की अगर बात करूं तो इनका प्रयोग हम लोग करते हैं हीटर में, नाइट विजन में, रिमोट में आदि में। दृश्य प्रकाश की बात करें तो मानव इसका यूज वस्तुओं को देखने के लिए करता है। पराबैंगनी ये जो आपका किरण होती है ये कैसे होती है बेटा कीटाणुनाशक होती है तथा विटामिन डी वाली होती है। एक्सरे की अगर बात करें तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं चिकित्सीय जांच में, हड्डियों की जांच में। और गामा किरण का उपयोग हम लोग करते हैं बेटा कैंसर के उपचार में। तो ये सबके उपयोग हो गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कॉसेक a/2 है। कोई प्रिज्म कोण है, कोई प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण a है। इस पदार्थ का अपवर्तनांक जो है वो कॉसेक a/2 है। कितना है बेटा कॉसेक a/2 है। तो आपको इसका न्यूनतम विचलन कोण का मान बताना है कि इसका न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा, इसका न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा। तो ध्यान से देखिए इसका न्यूनतम विचलन कोण हो जाएगा बेटा 0 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा 0 डिग्री। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है इससे आप क्या समझते हैं और इसके नियम को लिख देना है। तो इसको भी आपको पढ़ लेना है बेटा अपनी कॉपी से। और आपको इनके आंसर ना मिले तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करना है, जहां से मैं आपको टेलीग्राम की लिंक दूंगा और वहां से जाकर के आप इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, इसकी बात हम लोग तो कर चुके हैं, प्रकाश अपवर्तनांक हो गया ना। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। दो कोई तरंगे हैं जिनकी तीव्रताओं का अनुपात कितना है बेटा 1:9 है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करती हों, और ये दोनों तरंगे क्या करती हूँ बेटा व्यतिकरण करती हूँ, तो परिणामी तरंगों की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो अब आपको ये बताना है कि जो हमारी परिणामी तरंग होगी उसका न्यूनतम तीव्रता तथा अधिकतम परिणामी तीव्रता का अनुपात क्या होगा। इसको आप कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटा ये वाला। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। कि जो प्रकाश का व्यतिकरण है इससे आप क्या समझते हैं और इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध कौन कौन से हैं, इनकी शर्तें कौन कौन सी, उसके विषय में आपको बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, हर साल बोर्ड में पूछा जाने वाला, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम को लिखना है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या हैं, उनके विषय में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए शर्तों का उल्लेख कीजिए। जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होता है उसकी शर्तें कौन कौन सी हैं, उनके विषय में आपको लिखना है बेटा। अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है आपके पास बेटा कार्य फलन तथा देहली आवृत्ति की व्याख्या करना है कि कार्य फलन क्या होता है तथा देहली आवृत्ति क्या होती है, इसकी आपको व्याख्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द्रव्य तरंगे क्या हैं? द्रव्य तरंगों के तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखना है। सबसे पहले आपको बताना है कि द्रव्य तरंगे क्या होती हैं और साथ ही साथ द्रव्य तरंगों के तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखना है। द्रव्य तरंगों के तरंग दैर्ध्य का क्या लिखना है बेटा? सूत्र लिखना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है बेटा हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की कौन कौन सी परिकल्पनाएं थी। अब आपको ये बताना है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है उसके लिए बोर ने कौन कौन सी परिकल्पनाएं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेटा नाभिकीय संलयन का क्या तात्पर्य? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, इसको आपको तैयार करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है कि जो द्रव्यमान क्षति होती है इससे क्या मतलब होता है। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन और द्रव्यमान क्षति इन दो में से एक क्वेश्चन हर एक पेपर में देखने को आपको मिलेगा बेटा। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर की रचना और कार्य विधि समझाइए कि जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं इसकी रचना कैसी होती है और इसकी कार्य विधि के विषय में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक तथा अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो ऊर्जा बैंड होता है उसके आधार पर आपको चालक, अचालक और अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट करना है। किसमें किसमें बेटा? चालक, अचालक और अर्धचालकों में उसमें अंतर आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोडायोड की संरचना एवं कार्य विधि का वर्णन कीजिए कि जो फोटोडायोड होता है इसकी संरचना लिखना है एवं इसके कार्य विधि का आपको वर्णन करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो ये है बेटा एलईडी क्या है, इसका सिद्धांत समझाइए। सबसे पहले आपको बताना है कि एलईडी क्या होती है, इसके विषय में बताना है। इसका सिद्धांत क्या होता है इसको बताना है। और एलईडी में प्रयोग में आने वाले किसी एक अर्धचालक का नाम लिख देना है कि कौन सा अर्धचालक है। इसमें कई अर्धचालक का प्रयोग होता है तो किसी एक अर्धचालक का आपको नाम लिख देना। ये बेटा 35 मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अति लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चनों को बता दिया है। बस आप इन 35 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और इसी तरह के क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंट सीरीज बार बार आपको मिलती रहे पेपर तक, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।